हेलो स्टूडेंट्स, देखो इस वीडियो में जो है संधारित्र से संबंधित जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो फैराड जो है मात्रक है। तो फैराड जो है मात्रक है, देखो किसका मात्रक है? तो धारिता का मात्रक है। अब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धारिता का मात्रक क्या है, या अथवा धारिता का एसआई मात्रक क्या है। तो धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो फैराड है। अब माइक्रो फैराड अगर पूछ दे कि माइक्रो फैराड, बात समझ गया ना, किसका मात्रक है? तो धारिता का ही मात्रक है। मिली फैराड किसका मात्रक है? तो धारिता का। नैनो फैराड किसका है? तो धारिता का। पिको फैराड किसका है? तो धारिता का। तो हम एक ही ना यहाँ लिखेंगे। अब माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, मिली फैराड आपको हम समझा दे रहे हैं, सभी प्रश्नों को लिखना संभव नहीं। बात समझ गए? अब देखो, तो इसमें जो होगा डी जो होगा सही होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो, एक फैराड बराबर है। तो देखो सभी में माइक्रो लिखा हुआ है, तो माइक्रो वाला ही कोई सही होगा। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 पर पावर -6। तो +6 वाला पावर ढूंढ लो। +6 वाला है कि नहीं बी में, तो बी जो हो गया सही। अब अगर ऐसे रहे, मिली में रहे, तो याद रखना मिली में रहे तो 10 पर पावर 3। अब मिली का मतलब होता है 10 पर पावर -3, तो यहां हो जाएगा 10 पर पावर 0 फैराड हो गया। इसका मतलब 1 फैराड के बराबर हो गया। अब तू माइक्रो वाला समझ लो, तो 10 पर पावर 6 गुना 10 पर पावर -6 फैराड। अब दिस इज इक्वल टू 10 पर पावर 0 फैराड। अब दिस इज इक्वल टू 1 फैराड हो गया कि नहीं? तो प्लस वाला पावर ढूंढना, बात समझ गया ना, जिससे गुना किया गया है। प्लस वाला पावर से, यानी मिली है तो मिली का मतलब -3 पावर होता है 10 पर, ठीक है। तो प्लस वाला पावर गुना में गुणक होना चाहिए। गुना में लिखा हुआ है इसका मतलब गुणक है, तो 10 पर पावर 3 हो गया। अब माइक्रो लिखा हुआ है, बात समझ गए ना, तो 10 पर पावर 6 गुना में होना चाहिए। अगर मिली लिखा हुआ है तो समझाइए दिए, माइक्रो लिखा हुआ है तो समझा दिए, पिको लिखा हुआ है तो 10 टू दी पावर क्या होना चाहिए? 12 गुना में होना चाहिए। और नैनो लिखा हुआ है तो 10 पर पावर 9 गुना में होना चाहिए। क्लियर? क्लियर हो गया? एक बार और हम बतला दे रहे हैं। मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, ये सभी जो हैं धारिता के ही मात्रक हैं। ऐसे मूल रूप से जो है धारिता का मात्रक जो है, एसआई मात्रक जो है क्या होता है? फैराड होता है। क्लियर हो गया? सूत्र देखो, धारिता बराबर होता है, तो धारिता बराबर होता है तो बताए हुए हैं हम मुख्य रूप से C बराबर Q बटा V, यानी इतना साधारण यह सूत्र है। C बराबर जुबान पर रहेगा CQV, आप उनका स्टाइल है यार, C बराबर Q बटा V, बात समझ गए? तो CQV याद रहेगा, समझ लो। तो इसी को आप जैसे धारिता है, तो धारिता को आप शब्द में लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई? धारिता को शब्द में लिखोगे तो धारिता न लिखोगे यार, लेकिन संकेत के रूप में क्या लिखोगे? तो सी लिखोगे। क्यू है तो संकेत के रूप में तो क्यू है यार, लेकिन शब्द के रूप में क्या लिखेंगे? विद्युत आवेश लिखेंगे। आप समझ गए? यानी क्यू विद्युत आवेश का संकेत हुआ। अब भी संकेत न है यार, लेकिन शब्द के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे? भी के जगह पर विभवांतर लिखोगे। यानी विभवांतर जो है शब्द रूप है, अभी जो है उसका संकेत रूप है। क्लियर हो गया? तो सीक्यू भी याद रखना। अब इसमें से Q बराबर क्या होगा? सीधी होगा, यानी आवेश बराबर कहेगा तो धारिता गुना विभवांतर होगा। अब विभवांतर बराबर कहेगा तो आवेश विभवांतर यहां चला गया, धारिता यहां, नीचे हो गया धारिता। तो इस तरह से अलग अलग रूप में जो है प्रश्न को पूछा जा सकता है। क्लियर? अब देखो, तो धारिता बराबर होता है तो धारिता बराबर आवेश बटा विभव। अब यहाँ विभव लिखे हैं, अब विभव लिखा हुआ रहेगा तो वही सही मानना है ना, बात समझ गए ना। ऐसे विभवांतर भी सही है, तो आवेश बटा विभवांतर या आवेश बटा विभव, जाति उसी का है यार, तो बी जो हो गया है ना, सही हो गया। अब देखो अगला प्रश्न देखो, गोलीय चालक की धारिता तुमको याद ही है, 4πε0 इंटू आर होता है। यानी गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या पर निर्भर करती है यार, बात समझ गए ना। अब देखो, अब इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्रश्न तो ये भी है, कहो तो प्रश्न तो ये भी है। अरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी समझ गए ना, बात समझ गए, हिसाब पूछा जा सकता है। हिसाब तो समझते हो ना, उसी को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। अब समझ गए? तो कैसे पूछा जाएगा? तो देखो देखो, अगर पूछ दे
गोलीय चालक की धारिता में पूछ दे कि पृथ्वी के बारे में पूछ दे, यानी पृथ्वी की त्रिज्या दे दे प्रश्न में और कहे कि पृथ्वी की धारिता इनमें से कौन सा है, तो चलो पहले तो यार समझो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में बदल देना है, यानी 1 जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसको केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में ही बदलना है। तो क्या करेंगे, तो 1 हो जाएगा 9 इंटू हो जाएगा 10⁻9। अब त्रिज्या देखो, मान लो कि 6400 किलोमीटर सामान्य रूप में ऐसे दिया हुआ है ना, सामान्य तौर पर दिया हुआ है कि r बराबर है 6400 किलोमीटर, तो 64 गुना कितना हो जाएगा 10⁻5 मीटर हो जाएगा कि नहीं, बात समझ गए कि नहीं। 6300 किलोमीटर रहेगा, जो रहेगा उसी पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करोगे तब ना ऑप्शन मिलेगा। अब देखो, अब हम निकालते हैं, देखो तो यहाँ हो गया 64 तो रहेगा, अगुना 10 पर पावर कितना होगा, यहाँ 5 रहेगा, और नीचे 9 अगुना 10 पर पावर होगा 9। अब समझ गए, तो यहाँ 9 और यहाँ 5, तो 5 कट जाएगा तो 4 बचेगा, और 64 में 9 से भाग दे दो तो 7.11 आएगा लगभग, और यहाँ हो जाएगा 10 पर पावर -4 फैराड हो गया कि नहीं, क्योंकि 9 में से 5 घट गया, नीचे 4 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं। तो पृथ्वी से संबंधित जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी पृथ्वी को कहेगा कि गोला मानकर इसकी धारिता बताएं, ऑप्शंस तो दिया ही हुआ रहेगा, समझ गया कि नहीं, बात समझ गया ना। त्रिज्या का मान प्रश्न में देगा, वैसा आप रखिएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, गोलीय चालक की धारिता है ना समानुपाती होती है, तो अभी न कहें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये तो कांस्टेंट है, तो किसके समानुपाती होगी, त्रिज्या के। त्रिज्या बड़ी होगी, अगर गोलीय चालक की धारिता में त्रिज्या बड़ी है तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी, यदि गोलीय चालक की धारिता छोटी है ना, बात समझ गए ना, तो धारिता घट जाएगी, यानी बड़ी से छोटी हो गई तो धारिता घट गई, और छोटी से बड़ी हो गई तो धारिता बढ़ गई, बात समझ गए कि नहीं। तो देखो अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसमें तो टिक मार कर दे यार, त्रिज्या के समानुपाती होती है। अब अगला प्रश्न है 6 नंबर है, कहता है समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, अरे जस्ट न पढ़ाए हैं, यानी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है। ये क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, प्लेटों के बीच, बात समझ गए ना, निर्वात या वायु लिखा ही हुआ है, वायु का विद्युतीय गुण है, विद्युतीय गुण है, जिसको विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात का या वायु का। अब कहोगे डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, आप समझ गए। अब देखो इस पर और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, समझ लो कि धारिता समानुपाती होती है तो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल घटाएंगे तो धारिता घट जाएगी। अगर दूरी देखो C समानुपाती 1/D भी हो सकता है, समझ गए ना, तो जब 1/D होगा तो दूरी हम बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी, और दूरी घटाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, क्लियर हो गया। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर दूरी आधी कर दी जाए, दूरी आधी कर दी जाए तो d के जगह पर d/2 लिखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, बात समझ गए कि नहीं, तो धारिता दुगनी हो जाएगी कि नहीं। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सोल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो, कहता है, लेकिन अगले प्रश्न को देखने के पहले एक चीज और जान लीजिए, अगर पूछ दे कि भाई समानांतर प्लेट है, अब प्लेटों के बीच में प्रावैधुत पदार्थ भर दिया जाए, वायु भी तो प्रावैधुत पदार्थ है, लेकिन उसका नियतांक जो होता है 1 होता है, तो भाई एक जब होता है तो निर्वात वाला हो या वायु वाला हो, धारिता तो समान होगी, लेकिन धारिता अगर बढ़ाना है तो एक नियतांक से ज्यादा नियतांक वाले है ना प्रावैधुत पदार्थ को भरना होगा, दूरी हो गया डी, अब इसमें प्रावैधुत पदार्थ को भर दिया, ठीक है, भर दिया, के नियतांक हो गया, ठीक है। अब इसकी धारिता होगी के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब मान लो कि के का मान 6 है, तो यार 6 से गुणे ना कर रहे हो, तो गुना करोगे तो धारिता ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाएगी, क्लियर हो गया। अब सुनो, अब इसमें प्रावैधुत पदार्थ है ना, भरा हुआ है तो धारिता बढ़ गई। अब प्रावैधुत पदार्थ को जब निकाल लेंगे, पंप आउट कर देंगे, तब क्या होगी, धारिता घट जाएगी, आप समझ गए, भर देंगे तो बढ़ जाएगी और निकाल लेंगे तो घट जाएगी, याद रखना। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं,
जब समानांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है तो धारिता दूरी बढ़ती है। इसी में देख लो, दूरी बढ़ती है तो धारिता क्या होगी, घटती है यार। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो, समानांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखा जाता है तो उसकी धारिता, परावैद्युत माध्यम रखने से उसकी धारिता बढ़ती है, अभी बताए हैं। अगला प्रश्न देखो, समान धारिता सी के एन संधारित्रों के न्यूनतम एवं महत्तम तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा, तो बी होगा। बी होगा। अब इसको समझ लो, जैसे देखो यहीं पर समझो, देखो संधारित्रों को जोड़ते हैं तो न्यूनतम तुल्य धारिता एक हो गया, महत्तम तुल्य धारिता कब कब प्राप्त होगा समझा दे रहे हैं। श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं संधारित्रों को, ठीक है, तो उसका सूत्र मुख्य रूप से याद करो, एक बटा सी एस बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/CN। क्लियर हो गया। आज समानांतर में जोड़ते हैं तो Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn हो गया। बात समझ गए ना। Cn या NC लिखिए ना भाई, n टाइम्स लिखना है, n गुना हो गया। तो यहां देखो 1/CS बराबर होगा 1 जैसे 1 लिखते हैं ना C1 और प्लस 1/C2 तो प्लस 1 हो जाएगा, n टाइम्स में लिखना होगा n/CN हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अगर समान धारिता है तो उस स्थिति में हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1 कितना होगा, n/C हो जाएगा। तो लास्ट वाला ही ना उत्तर होगा, तो CS बराबर हो जाएगा C/N। ठीक, याद रखना है। और समानांतर में जोड़ेंगे तो C प्लस C प्लस C यानी C प्लस C प्लस C, तो लास्ट में हमको मिलेगा NC। अब बताओ, यहाँ n से गुना किया गया है, यहाँ n से भाग दिया हुआ है, तो बड़ी राशि कौन सी होगी, जिसमें गुना हुआ है n से वही ना बड़ी राशि होगी। तो समानांतर में हो गया महत्तम और श्रेणी में हो गया न्यूनतम। तो याद रखना भाई, संधारित्रों को यानी समान धारिता के संधारित्रों को जोड़ा जाए तो श्रेणी में जोड़ने पर जो होगा न्यूनतम तुल्य धारिता प्राप्त होगी, और समानांतर में जोड़ेंगे तो महत्तम तुल्य धारिता प्राप्त होगी। अब अनुपात पूछे, पहले श्रेणी अब बाद में समानांतर तो कुछ और होगा, आप पहले समानांतर और बाद में श्रेणी तो उसी का उल्टा हो जाएगा। तो इसमें हम लगाए हैं ठीक बी में लगाए ना, एक अनुपात कितना है यहाँ लगा ही दिए हुए हैं, एक अनुपात जो है n²। अब देख लो यहीं पर भाग देकर देख लो, C/N है तो C/N, चूंकि न्यूनतम पहले कह रहा है क्वेश्चन में न्यूनतम और बाद में महत्तम, तो C/N बटा में NC तो नीचे ही ना रहेगा NC, तो CC कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/n², तो बराबर हो गया 1 अनुपात हो जाएगा n²। अगर महत्तम पहले या न्यूनतम बाद में कहे तो n²/1 यानी n² अनुपात हो जाएगा 1। बात समझ गए कि नहीं। तो इसमें न्यूनतम पहले है और महत्तम बाद में, इसलिए हम टिक मार कर दिए हैं यहाँ 1 अनुपात कितना होगा n² हो गया। क्लियर हो गया। अब चलो यार अगला प्रश्न, संधारित्रों के समानांतर संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है, तो विभवांतर समान रहता है, यानी समानांतर में जब जोड़ेंगे, मान लो यहाँ पर संधारित्र, इसमें संधारित्र है, यहाँ संधारित्र है, यहाँ संधारित्र है, यहाँ संधारित्र है ना, और यहाँ बैटरी से जोड़ दिए, तो प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर भी प्राप्त होगा। तो विभवांतर जो होगा है ना समान होगा, सी जो होगा सही होगा। अब देखो, धातु के बने दो गोलीय चालकों की धारिता C1 एवं C2 है, दोनों पर कुछ आवेश है, यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए तो इनमें से कौन सा सही है। मान लो दो धातु के गोले हैं, धारिताएं दी हुई है, C1 है और C2 है, दोनों पर कुछ ना कुछ आवेश है, समझ गए ना। अब दोनों को सटा दिया, अरे भाई सटाने पर क्या हुआ कि जिसका विभव ज्यादा होगा, जिसका विभव क्या होगा ज्यादा होगा, उसमें से आवेश का प्रवाह कम विभव वाले गोला पर होगा। अब बात समझ गए कि नहीं, बात समझ में आ रही है ना। तो आवेश का थोड़ा तो आदान प्रदान होगा। एक बात समझो, सटौले रखे तो कब तक आदान प्रदान होगा, जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाता। जब विभव समान हो जाएगा तो आदान प्रदान भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है सटाकर हटा दिए, समझ गए। तो यहाँ पर ऑप्शन याद कर लो यार, आवेश का जो अनुपात होगा वह धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा सही होगा, यानी दोनों के आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। इसको याद रखो। अब देखो अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा 1 से अधिक होता है यार। वायु के लिए नियतांक 1 होता है,
पानी के लिए 80 होता है, निर्वात के लिए भी 1 होता है और धातुओं के लिए होता है अनंत। तो इनको याद रखिएगा, इनमें से ही कोई न कोई पूछ देगा। बात समझ गए? ऐसे जनरली सामान्य तौर पर 1 से अधिक होता है, वायु का तो 1 होता ही, लेकिन जनरली जो है 1 से अधिक अन्य प्रावैधुत पदार्थों के लिए हम यूज करेंगे। 1 से अधिक वांडीग्राफ जनित्र उत्पन्न करता है उच्च विभवांतर। यह एक जनरेटर है, जनित्र लिखा हुआ है मतलब यह एक जनरेटर है। इसका इस्तेमाल जो है उच्च विभवांतर, उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, रिसर्च में यूज होता है। समझ गए ना? अब चलिए अगला प्रश्न है, वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब सामर्थ्य समझ लो, सामर्थ्य नहीं वैद्युत लिखा हुआ है, देख लो। प्रावैद्युत सामर्थ्य, सॉरी प्रावैद्युत सामर्थ्य। देखो कोई प्रावैद्युत पदार्थ है, प्रावैद्युत पदार्थ का मतलब क्या होता है? अचालक पदार्थ में ही, समझ गए, प्रावैद्युत पदार्थ आता है। तो जब उसको बाहरी विद्युत क्षेत्र के बीच रखते हैं, यानी प्रावैद्युत पदार्थ पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, बात समझ गए, तो उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स में बाहर की ओर क्या होगा? खींचाव होगा। बात समझ गए ना? खींचाव होगा क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स परमाणु से अलग न हो, इलेक्ट्रॉन्स परमाणु से अलग न हो, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र को बिना इलेक्ट्रॉन को अलग किए आप पदार्थ सहन कर सके, समझ गए ना, उसी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब न जानते हैं जितना सामर्थ्य हो उतना ही न सेवा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भोज खिलाना है तो भोज खिलाने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुकूल ही ना भोज खिलाइएगा महाराज। तो जितना आप लोड सहन कर सकिए, ऐसा ना कि कर्ज लेते जाइए, एक बार उसी में चपकर मर जाइए। तो ऐसा नहीं करना, जितना सहन कर सके। बात समझ गए? उसी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रावैद्युत सामर्थ्य। तो उसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर है? अब अगला प्रश्न देखो, संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं है। तो ये तो है, ये तो है, ये भी है, ये सब पढ़ा हुआ है। डी में नहीं है, 1/2 C² भी नहीं है। समझ गए कि नहीं? नहीं है, उसको चुनना है। अब देखो अगर प्रश्न इस पर आता है, चाहे इस पर आता है, चाहे इस पर आता है, तो देखो मान लो इस पर आता है तो यू दिया हुआ है, सी निकालना है, भी दिया हुआ है, तो निकाल सकते हो। बात समझ गए ना? यू दिया हुआ है, सी निकालना है, भी दिया हुआ है, तो निकाल सकते हो आप। इसमें भी अगर मान लो यू निकालना है, क्यू भी दिया हुआ है, तो निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर जो ऑपरेशन है सिंपल है यार, इतना तो सोल्व कर ही सकते हो। अगला प्रश्न देखो, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व होगा सी होगा, यानी यू बराबर, छोटका यू है, देख लो, बड़का यू ना है, छोटका यू है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बुझते हो, ई विद्युत क्षेत्र है यार। तो ऊर्जा घनत्व, अब समझ लो ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या होता है, यानी प्लेटों के बीच में ऊर्जा स्टोर होता है, संचित होता है। अब ऊर्जा का भी घनत्व यानी प्रति इकाई आयतन में कितना ऊर्जा, यानी प्रति इकाई आयतन में कितना ऊर्जा स्टोर है, संचित है, जमा है, समझ गए? तो आयतन से भाग दीजिएगा तब ना, तो आयतन से भाग दीजिएगा तो इतना ही प्राप्त होगा। बात समझ गए? अब चलो, शुष्क वायु का सामान्य दाब पर प्रावैद्युत सामर्थ्य, वायु भी तो प्रावैद्युत सामर्थ्य है, प्रावैद्युत पदार्थ है, सॉरी प्रावैद्युत पदार्थ है। तो उसके लिए होता है कितना सहन कर सकता है, तो 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक। अब देखो अगला प्रश्न है, पानी की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, यदि प्रत्येक छोटी है ना बूंद की धारिता 2 फैराड यानी 2 फैराड हो, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? इसके लिए सूत्र हम यहाँ समझा दे रहे हैं। देखो ट्रिक समझो, सूत्र समझो। C2 बराबर होगा N⁻⁰ C1। अब देखो ऐसा प्रश्न रहे कि छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बना दी गई, और छोटकी बूंद की धारिता दी हुई है, तो बड़की बूंद की धारिता क्या होगी? तो याद रखना, C1 का मतलब छोटकी बूंद की धारिता, और C2 का मतलब बड़की बूंद की धारिता। समझ गए? N का मतलब बूंदों की संख्या। अब 8 वो है, तो 8 वो है तो गुणनखंड करो, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसका पावर 1/3, और C1 का मान देले है 2 फैराड, तो 2 से गुना कर दिए, 3 कट गया, तो 2 दूना 4 फैराड हो गया कि नहीं? अब मान लो कि 8 के जगह पर 64 रहे, तब क्या करोगे?
125 रहे तो गुणनखंड कर लो यार, 4 चौका 16 चौका 64, 4 पर पावर 3 तो 3 कट गया, और 4 दूनी 8 हो जाएगा कि नहीं। अगर 125 रहे तो गुणनखंड करो, तो गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करोगे यार, वही ना गुणनखंड जो पढ़ा है तुम मैट्रिक में, या मैट्रिक में ना पढ़ाओ यानी 9th 10th में ना पढ़ाओ तो 9th 10th से नीचे वाले वर्गों में तो पढ़ा ही होगा ना यार। तो देखो, तो 125 रहेगा, तो 5 पचे 25 पचे 125 है ना, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ 3 हेले है तो कट गया, तो 5 में गुना कर दो, कितना से 2 से, तो 5 दूना 10 फैराड हो गया। अब माइक्रो में रहेगा तो माइक्रो में उत्तर ढूंढना है, मिली में रहे तो मिली में, जिसमें रहे उसमें उत्तर ढूंढना। क्लियर हो गया। अब चलो, तो हो गया, कितना हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, इस प्रश्न में तो हो जाएगा 4 फैराड। अब संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, तो 0 होता है। अरे यार यहाँ देखो, संधारित्र पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यानी संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, एक पर प्लस क्यू तो दूसरे पर माइनस क्यू, जितना प्लस वाला चार्ज उतना ही माइनस वाला चार्ज। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कुल आवेश कितना होगा, 0 तो होगा ही। अब समझ गए कि नहीं। अब देखो, तो यहाँ पर तो मिल गया। अब एक प्रश्न और बतला रहे हैं, प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बतला रहे हैं कि अगर ऐसे रहे, देखो यहाँ पर ये संधारित्र है, ठीक है, यहाँ पर भी संधारित्र है, यहाँ पर भी संधारित्र है, और तीनों की धारिता सी 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 है, ठीक है। अब कहे ए और बी, ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता बतलाओ यार, तो ये तीनों श्रेणी में जुड़े हुए हैं कि नहीं, तो श्रेणी में निकाल सकते हो, 1/CS बराबर 1/C जोड़ 1/C जोड़ 1/C, इस तरह से निकाल सकते हो। अब मान लो कि इस तरह से यहाँ पर संधारित्र है, ठीक है, संधारित्र है, बात समझ गए, चाहे इसको हटा दो ऐसे रहे, ठीक है। अब देखो, और यहां पर फिर जो है, हम यहां पर संधारित्र, यहां पर संधारित्र, बात समझ गए, और इस तरह से ऐसे यहाँ ए हो गया और बी बिंदु हो गया, ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें, ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, और ऊपर नीचे समानांतर हो गया कि नहीं, बात समझ गए। तो याद रखो, जो यहाँ बतलाए हैं उसको तो रिवाइज कर लो, लेकिन स्पेशल जो है न्यूमेरिकल्स जो है किस पर, यानी संधारित्रों के संयोजन पर, समझ गए, श्रेणी क्रम में हो अथवा समानांतर क्रम में हो, अलग से वीडियो हम बना देंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का एक अलग वीडियो रहेगा, समझ गए, उसमें केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही होंगे, बात समझ गए। ऐसे हम यहाँ रफ समझा दिए, तो चलो अब इनको आप रिवाइज करो अच्छी तरह से, ठीक है, तो रिवाइज करो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे भौतिक राशि से संबंधित जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। तो इसके पहले हम विद्युत क्षेत्र से संबंधित बतला चुके हैं, और फिर विभवांतर से भी संबंधित बतला चुके हैं, तो उनको तो याद करना ही है, साथ साथ है ना, इनको भी याद कर लेना है। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गई, और जब आप याद कर लेंगे, समझ गए, तब इसके बाद जो है हम बतलाएंगे आपको, है ना, विद्युत धारा से संबंधित जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बात समझ गए। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।